मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से नए टॉपिक के बारे में। और याद रखिएगा, अब जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, एग्जांपल्स करने वाले हैं, उन सभी में हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इस टॉपिक की भूमिका जरूर से रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों जिस टॉपिक के बारे में मैंने अभी अभी इतनी सारी तारीफ की है, उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको समझाया है कि ये सिर्फ एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि पार्टनर्स के बीच में होता है। और एक बात समझो, पार्टनरशिप डीड बनाने की जरूरत क्या है। देखो हवा में बात की हुई ना, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। मैंने आपसे कुछ बोल दिया मान लो ऐसे ही, तो उसका क्या रिकॉर्ड है। लेकिन अभी मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, इसका रिकॉर्ड तो बन गया वीडियो के अंदर, जो आप देख रहे हो कि हां सर आपने वहां पर ऐसा कहा था ना, रिकॉर्ड बन गया। ठीक वैसे ही जब पार्टनर्स पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत सारी चीजें एक बिजनेस में होती है। अगर उन सब चीजों को एक कागज पे लिख लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो इस कागज को देखकर, इस पार्टनरशिप डीड को देखकर उसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। एंड आई थिंक यू अग्री विद मी, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है पार्टनरशिप डीड। Agreement, either oral or written, is the basis of partnership. It is always better to have written agreement to avoid any dispute. जैसा कि मैंने कहा था आपको कि लिखा हुआ है तो कोई माथाफोड़ी होगी ही नहीं, कोई डिस्प्यूट होगा ही नहीं। और अगर हो भी गया तो जो लिखा हुआ है वो तो बोलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड, यानी जो ये रिटन डॉक्यूमेंट है, जो आपने कागज पे सब कुछ लिख लिया आपने, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी उस पार्टनरशिप डीड में सब लिखा होता है, टर्म्स और कंडीशंस जो भी होगी पूरे बिजनेस में वो सब लिखी हुई होगी इसके अंदर। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड by all the partners and normally has clauses on the following। एक लीगल डॉक्यूमेंट है, राइट, और इसके दम पर बहुत कुछ किया जा सकता है। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, क्या क्या लिखा जाता है, वो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखा जाता है पार्टनर्स नेम्स। अब बात समझना, पार्टनर्स के नेम्स लिखे जाते हैं, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है और पार्टनर्स के उसमें एड्रेस लिखे जाते हैं कि जो जो पार्टनर काम कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, उनके बारे में हम लिखते हैं थोड़ा सा अपना बायोडाटा कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं। डिस्क्रिप्शन जो होता है, अरे यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे जब भी आप कोई वीडियो डालोगे तो वो पूछता है डिस्क्रिप्शन लिखो इसके बारे में कि वीडियो क्या है, किस बारे में बात करती है। सेम वैसे ही आपके बारे में डिस्क्रिप्शन, और जो पार्टनर्स है उनके घर का एड्रेस वो लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का क्या नाम है वो लिखा जाएगा, फर्म का एड्रेस क्या है वो लिखा जाएगा। इसके बाद में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस का मतलब होता है हेड ऑफिस, कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसका अगर कोई हेड ऑफिस है तो वो कहां है, उसका एड्रेस भी उस पर लिखा जाएगा हेड ऑफिस एड्रेस के नाम से। इसके बाद बात करें नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस चीज का काम कर रहे हो, आप वुलन्स का काम कर रहे हो क्या, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हो क्या पार्टनरशिप में, या आप और कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई कंसल्टेंसी का काम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए दो सीए है, अब दोनों सीए ने मिलकर आपस में एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और वो क्या करेंगे, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, टैक्सेशन के रिगार्डिंग जो है वो अपनी नॉलेज लोगों को देंगे कि ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना है। तो ये नेचर ऑफ द बिजनेस हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बात करें बच्चों, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की तो कोई तो डेट होगी। जैसे मान लीजिए आपने और मैंने मिलकर आज कोई पार्टनरशिप स्टार्ट की, आज हो रही है 17 जून 2023, तो जो पार्टनरशिप डीड में आ जाएगा द पार्टनरशिप कमेंस्ड ऑन 17th of June 2023। इसके बाद आगे बात करें कैपिटल कंट्रीब्यूशन,
इसका मतलब यह हुआ कि कौन से पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है कैपिटल के रूप में, वो भी जो है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। मान लीजिए मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट की, मैंने लगाए 5 लाख, आपने लगाए 15 लाख रुपए, तो आपके नाम से आ जाएंगे 15 लाख रुपए और मेरे नाम से आ जाएंगे 5 लाख रुपए। इसके बाद आगे बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अलाउड ऑन कैपिटल। अगर मान लीजिए कैपिटल पर इंटरेस्ट देना डिसाइड हुआ है तो किस रेट से होगा, वो रेट लिखी हुई होगी। इसके अलावा ड्राइंग्स की बात करें कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो इस ड्राइंग पर अगर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो किस रेट से करेगी, वो रेट इसमें लिखी हुई होगी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर जो है आपस में किस रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2:1 का रेशियो है, 50-50 का रेशियो है, 70-30 का रेशियो है, जो भी उनके बीच में रेशियो होगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा ताकि आगे जाके कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म और इंटरेस्ट ऑन अ लोन टू अ पार्टनर बाय द फर्म। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो पार्टनर ने किसी फर्म को लोन दिया है या किसी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो क्या होगी। अब बात समझो कि अगर मान लो फर्म ने किसी पार्टनर को कोई लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड में मान लीजिए नहीं लिखा हुआ कि किस रेट से फर्म इंटरेस्ट देगी, मेरी बात समझिएगा, किस रेट से इंटरेस्ट लेगी फर्म पार्टनर से, तो कोई भी इंटरेस्ट की रेट वहां पर लागू नहीं होगी, ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है। लेकिन इसका उल्टा करें कि मान लो किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है और अगर रेट डिसाइडेड है तो उस रेट से इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन मान लो अगर रेट डिसाइडेड नहीं है तो उस केस में फर्म को, इस पार्टनर को 6% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा। यह है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। आगे बात करते हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन एटसेट्रा इफ अग्रीड टू बी पेड। मतलब अगर ये तय हुआ है कि किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो कितनी सैलरी मिलेगी वो लिखा जाएगा, किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो किस रेट से कमीशन मिलेगा, किस पर मिलेगा, सेल पर मिलेगा कि प्रॉफिट पर मिलेगा, वो सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरली मेंशन होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद आगे बात करें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसकी जरूरत क्या है कि हमारे फर्म की गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन किस तरीके से होगा, जो चैप्टर अगला आएगा आप उसमें पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कब कब ऐसा होता है। नॉर्मली वैसे बहुत सारे केसेस में होगा लेकिन 2-3 केस आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए इसके बारे में। मान लो जब कोई पार्टनर, मतलब कोई नया पार्टनर जो है फर्म में जब एंट्री करता है, एडमिशन लेता है, उस समय फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका अमाउंट तो देना पड़ेगा ना उसको, यानी उसके एग्जीक्यूटर को, उसके बेटे को, बहू को देना पड़ेगा, तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। कोई पार्टनर रिटायर होकर गया है तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। या मान लीजिए अगर हमारा कोई व्यक्ति बिजनेस परचेज कर रहा है या हम किसी व्यक्ति के बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो किस मेथड से करना है, इसके 2-3 तरीके होते हैं। उन मेथड में से कौन सा मेथड फॉलो करोगे, ये सब जो है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। इसके बाद आगे बात करें वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब मान लीजिए हमारी फर्म खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, दुकान बंद, शटर डाउन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि आपका 4th चैप्टर है बच्चों, तो उस केस में हम अपने एसेट्स को कैसे बेचेंगे। देखो 2 बातें समझना, जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना तो पहले पैसे का अरेंजमेंट होता है और फिर उससे एसेट्स परचेज करके हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब बिजनेस बंद होता है तो एसेट्स को बेचते हैं और जो पैसा आता है उससे हम सब लोगों का पेमेंट करते हैं, राइट। तो यहां पर यह बात है कि एसेट्स को कैसे बेचेंगे, कौन बेचेगा, उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें जो है वो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होनी चाहिए। The manner in which assets of the firm shall be valued at the time of its reconstitution or dissolution, ये पूरा मतलब हुआ। आगे बात करें settlement of accounts, the manner in which accounts of partners shall be paid in case of his retirement or death or at the time of dissolution of firm। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कोई पार्टनर जो रिटायर हो रहा है तो भैया
रिटायर होगा तो अपना पैसा लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर जाएगा। या कोई पार्टनर मर जाएगा तो जो उसका बेटा बहू है उसको जो है पेमेंट करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा। या फर्म जो खत्म हो जाएगी, फर्म दुकान बंद हो गई है ना, डिसोल्यूशन हो गया फर्म का, तो उस केस में पार्टनर को उनका जो पैसा मिलेगा। तो किस तरीके से पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे पेमेंट करना है, कैश में करना है कि चेक से करना है कि पेटीएम करना है कि गूगल पे करना है कि एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है? अरे भाई कुल मिला के बात है क्या तरीका होगा उस समय पेमेंट करने का, वो भी इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है नॉर्मली वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। नॉर्मली यही होता है फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म चाहे कि कुछ और रखना है मुझे, तो वो इसकी इच्छा है, लेकिन उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। आगे बात करें बच्चों राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, बहुत सिंपल सी बात है। पार्टनरशिप डीड में यह भी लिखा होता है कि किस किस पार्टनर क्या क्या राइट है, जो हम पीछे पढ़ा है हमने, और उसकी क्या क्या ड्यूटीज है फर्म के प्रति, उसको भी लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। बच्चों आगे बात करें ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप i.e. whether it is for a specified period or for a venture or at will, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। तो पार्टनरशिप जो है वो आप कब तक के लिए कर रहे हो, हमेशा के लिए कर रहे हो क्या, या फिर कोई वेंचर है, कोई जिससे मैंने कहा था ब्रिज बनाने वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो किसी ब्रिज को बनाने के लिए या किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए है क्या, या फिर इसके अलावा जो है कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए है क्या, वो सब लिखा हुआ होना चाहिए। आगे बात करें बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बैंक अकाउंट ऑपरेशन का मतलब यह हुआ कि हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे होंगे तो वो बैंक के थ्रू ही। अब बैंक में आपको अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, तो वो जो अकाउंट है बैंक का वो क्या किसी एक पार्टनर के नाम पर ही है क्या? अगर एक पार्टनर के नाम पर ही है तो जब तक उसके साइन या सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि हम किसी भी बैंक में, मान लो आईसीआईसीआई बैंक में हमने अकाउंट खोला और वो ज्वाइंट अकाउंट है, जैसे मान लीजिए आप और मैं पार्टनर हूं, तो अपन दोनों के नाम पर जो है ना वो अकाउंट खुला है बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, तो आपके सिग्नेचर भी वैलिड है और मेरे सिग्नेचर भी वैलिड है। तो ये लिखा हुआ होना चाहिए कि ज्वाइंट अकाउंट खोला है कि इंडिविजुअल अकाउंट खोला है बैंक में फर्म की ओर से। आगे बात करें डेथ ऑफ अ पार्टनर, वेदर द फर्म विल कंटिन्यू ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर और नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कुछ पार्टनर्स काम कर रहे थे, एक उनमें से मर गया, अब बात है कि हमें फर्म को बंद करना है कि कंटिन्यू करना है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो दो ही पार्टनर है और एक मर गया तो फर्म तो अपने आप ही खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि कम से कम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप को बनाने के लिए, अब एक ही बच्चा तो फर्म तो वैसे खत्म हो गई। लेकिन मान लीजिए 4-5 पार्टनर काम कर रहे हैं और उनमें से एक पार्टनर मर गया, डेथ हो गई उसकी, तो उस केस में फिर उनके पास में ऑप्शन है, चाहे तो फर्म को कंटिन्यू करे, चाहे तो दुकान बंद कर दे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जो भी करना है ना वो लिखा हुआ होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, उनकी मर्जी से काम नहीं होगा। आगे बात करें सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, if any among the partners how they shall be settled। पार्टनरशिप डीड में यह भी लिखा हुआ होना चाहिए कि मान लो पार्टनर्स के बीच में इन सब बातों के अलावा और कोई मुद्दा पैदा हो गया जिस पर झगड़ा हो गया, अब वो झगड़ा जो हो गया उस झगड़े को कैसे सॉल्व करेंगे उसका तरीका भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने ये जाना कि जो पार्टनरशिप डीड है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, और बोलता है मेंशन 4 आइटम्स व्हिच आर रिटन इन पार्टनरशिप डीड, यानी जो जो आप चीजें लिखते हो पार्टनरशिप डीड में उसमें 3, 4, 5 चीजें वो पूछ लेगा आपसे, और मैंने तो आपको बहुत सारी यहां पर समझा दी 1 by 1। सो बच्चों आई बिलीव क्लासेस आपको पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है आपको क्लासेस देखकर। कंटिन्यू क्लासेस को देखते जाइएगा, प्रीवियस क्लासेस को बार बार चलाकर देखिएगा, समझ में आएगा, आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो आई बिलीव आज की यह क्लास भी आपको समझ में आई, पसंद आई। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अकाउंट्स पढ़ते रहिए।